हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्योंकि मैंने पिछले कई कंपटीशन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देखे थे जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक पे ही एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप लोगों को यह आंदोलन समझने में आसानी हो। चलो पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मनाई गई थी। अब आप सोचोगे कि ये 8 अगस्त 2020 तो तिथि दे रखी है जिसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त की शुरुआत हुई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी 8 अगस्त को शुरुआत हुई थी और इसी शुरुआत की जो वर्षगांठ है वो 8 अगस्त को हमारे देश में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। 8 अगस्त 2021 को भी इसकी शुरुआत की वर्षगांठ मनाई जाएगी और 8 अगस्त को हमारे देश में प्रतिवर्ष जो है कि अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 8 अगस्त को मनाया जाता है। क्योंकि जो अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें दिवसों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखें कि अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को हमारे देश में मनाया जाता है। तो चलो पढ़ते हैं कि वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जिसमें जापान धुरी राष्ट्रों के पक्ष में तथा ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों के विरोध में भाग ले रहा था। जो जापान था वो धुरी के जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के पक्ष में था और ब्रिटिश और उसके जो मित्र राष्ट्र थे उनके विरोध में जा रहा था। तो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में जापान भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटिश दक्षिण पूर्व एशिया में अपने औपनिवेशिक क्षेत्र से पीछे हट गए थे और वहां की आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया था। अंग्रेजों के इस कदम ने भारतीय जनता के दिमाग में भय डर उत्पन्न कर दिया कि धुरी राष्ट्रों द्वारा हमला किए जाने पर ब्रिटिश भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो तो पीछे चले गए थे और उन्होंने भारत की जो आबादी थी उसको, एशिया में जो आबादी थी उसको अपने हाल पर छोड़ दिया था दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इससे क्या है कि भारतीय वो डर गए थे। गांधी जी का यह मानना था कि यदि अंग्रेज भारत से चले जाते हैं तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई कारण नहीं होगा। क्योंकि जापान है वो क्या है कि गांधी जी का मानना यह था कि जापान है वो केवल और केवल ब्रिटिशों पर ही या अंग्रेज़ों पर ही आक्रमण करना चाहता है। अंग्रेज अगर चले गए तो ब्रिटिश जो जापान है वो आक्रमण नहीं करेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध में अंग्रेज़ों के पीछे हटने की खबर के अलावा युद्धकाल की कठिनाइयों जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि आदि ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाराज़गी को बढ़ावा दिया था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ जो नाराज़गी थी भारतीय जनता की, उसको बढ़ावा किन चीज़ों ने दिया था कि जो आवश्यक वस्तुएं थी, युद्धकाल की जो कठिनाइयाँ, उन कठिनाइयों में आवश्यक है जो यानी ज़रूरी जो हमारे पास वस्तुएं हमें चाहिए उनकी जो कीमतें थी उनमें अत्यधिक वृद्धि यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कीमत है। भारत में क्रिप्स मिशन भी किसी तरह के संवैधानिक उपायों की गारंटी देने में विफल रहा। इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक जन आंदोलन का आह्वान किया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी दिन गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी इसी दिन दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में। उसके बाद भारत के आंदोलन के भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान, जो भारत छोड़ो आंदोलन थे उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में देखते हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत हो। जो ब्रिटिश यानी जो अंग्रेजों का शासन था भारत पे उसका तत्काल अंत करने की मांग की गई थी। सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ भारत द्वारा अपनी रक्षा स्वयं करने की प्रतिबद्धता की घोषणा। और जो साम्राज्यवाद, फांसीवाद यानी कोई भी बाहरी हमला हो चाहे अंदरूनी हमला हो उसमें भारत के द्वारा अपनी खुद की रक्षा स्वयं करने की जो प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अंतिम सरकार का गठन करना, यह भी एक प्रावधान था कि जैसे ही अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत की खुद की एक अंतिम सरकार होगी अपनी खुद की। उसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति का भी प्रावधान था। यानी जो ब्रिटिश शासन है यानी अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा यानी उनकी जो आज्ञा है या उनका जो नियम है, रूल है वो नहीं मानने का भी एक आंदोलन चलाने की भी स्वीकृति का प्रावधान हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को। ठीक है। उसके बाद जनता के लिए गांधी जी के निर्देश, गांधी जी ने जनता के लिए भी कुछ निर्देश दिए थे। जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए गांधी जी का निर्देश थे कि अपनी नौकरी से इस्तीफा न दें लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एक पार्टी थी, उसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। तो गांधी जी का कहना था कि इसके प्रति जो निष्ठा है अपनी उसकी घोषणा करें ना। जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो नौकरी है इससे इस्तीफा दें। उसके बाद सैनिक से गांधी जी का कहना था कि सेना में ही रहें पर अपने हम वतनों पर गोलीबारी करने से मना कर दें। हम वतनों मतलब जो अपने साथी है, अपने देश के लोग हैं, उन पर जब अंग्रेज़ या ब्रिटिश आप लोगों को कहे गोली चलाने के लिए तो आप मना कर दें। किसानों से गांधी जी का कहना था कि यदि ज़मींदार सरकार विरोधी है
तो तय लगान का भुगतान करें। यदि वे सरकार समर्थक हैं तो लगान का भुगतान न करें। तो किसानों से गांधी जी का यह कहना था कि अगर जमींदार सरकार के विरोध में चल रहे हैं तो उनके जो लगान है वो भुगतान आप दें, और यदि जमींदार सरकार के समर्थक या सरकार के साथ है तो आप उनको क्या है कि वो लगान ना दें। और छात्रों से गांधी जी का कहना था कि पूरी तरह से निश्चित होने पर पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अगर आप पूरी तरह निश्चित हो कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। और जो राजागण थे उनसे गांधी जी का कहना था कि जनता का समर्थन करें तथा उनकी संप्रभुता स्वीकार करें और जनता का समर्थन भी करें। रियासतों की जो प्रजा है उन प्रजा से गांधी जी का कहना था कि शासक के सरकार विरोधी होने पर उसका समर्थन करें तथा स्वयं को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करें। स्वयं को क्या करें? भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करें। उसके बाद आंदोलन का प्रभाव, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रभाव मैंने इसका क्या असर पड़ा। आप लोग अभी सोचो कि ये क्या हो रहा है, ये बीच बीच में ये कैसी भाषा बोल रहा है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे मेरी भाषा, यहाँ पे आप लोगों को समझ आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंदोलन का जो प्रभाव है यानी असर है वो किस प्रकार से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जब यह आंदोलन शुरुआत हुई तो शुरुआत होते ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, महात्मा गांधी जी को, अब्दुल कलाम आज़ाद जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे कई राष्ट्रीय जो नेता थे उन नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पूरे देश में इसके कार्यालयों पर छापा मारा गया और कांग्रेस की संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया। तो जो अंग्रेज़ थे उनके विरुद्ध यह आंदोलन था। तो अंग्रेज़ तो अब अपने विरुद्ध जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते। तो उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस एक कमेटी या पार्टी थी उसको क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी ये कानूनी तौर पर अवैध है, यह घोषित कर दिया। और जो इस कमेटी के जो नेता थे उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और पूरे देश में जो इस कांग्रेस कमेटी के या कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यालय थे उन सब पे छापा मार लिया गया, ठीक है। छापा मारना मतलब है उन पर कब्जा या उन पर अचानक धावा बोल दिया, ठीक है। और जो कांग्रेस की संपत्ति थी यानी कांग्रेस ने पास है या कांग्रेस की जो यह कार्यालय है इनमें जितना भी पैसा सब कुछ था वो इन्होंने जब्त कर लिया या कोई सामान था वो। आंदोलन का पहला आधे भाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा जुलूस निकाले गए। महात्मा गांधी की रिहाई तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। तो सबसे पहले इस आंदोलन के द्वारा क्या किया गया, शांतिपूर्वक, यानी कोई शोर शराबा, कोई हो हल्ला कुछ नहीं था, केवल और केवल शांति, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यही सब था। गांधी जी की रिहाई होने तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दूसरे भाग में डाकघरों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई तथा आगजनी और हिंसक घटनाएं हुई। इसके प्रत्युत्तर में लॉर्ड लिनलिथगो ने दमन नीति अपनाई थी। तो आंदोलन के दूसरे भाग, ये तो पहला भाग था, दूसरे भाग में क्या किया गया, जो सरकारी भवन थे, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी और हिंसक घटनाएं, मतलब वहाँ पर आग लगा दी गई और अनेकों हिंसक घटनाएं की गई, ठीक है। इसके प्रत्युत्तर में जो लॉर्ड लिनलिथगो वहाँ का लॉर्ड जो मेयर था उसने क्या किया, दमन नीति अपनाई, यानी उनका दमन करने की नीति अपनाई। वायसराय की मुस्लिम काउंसिल, कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। जो वायसराय की मुस्लिम काउंसिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका ने क्या किया, अंग्रेज़ों का समर्थन किया कि भाई अंग्रेज़ सही है और जो भारत के लोग जो कर रहे हैं या कांग्रेस सरकार जो कर रही है वो गलत है। उसके बाद जो आंदोलन की खामियां, आंदोलन में जो कमियां थी वो, क्योंकि सही काम कोई भी कर लो आप, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी तो रह जाती है, और नहीं रहती है तो लोग उसमें कमियां निकाल देते हैं। तो चलो, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी हमें खामियां यानी कमियां पढ़ते हैं। स्वयं सेवकों और प्रतिभागियों द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करना पहली कमी थी। इससे अंग्रेजों द्वारा आंदोलन को कुचलने में अपेक्षाकृत कम समय में कुचल दिया। प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से नेतृत्व का अभाव हो गया था। आंदोलनकारियों को समन्वित दिशा निर्देश नहीं मिल पाने से आंदोलन के लक्षित परिणाम नहीं मिल सके। जो प्रमुख नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या है कि नेता के बाद जनता को कोई, जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको कोई निर्देश नहीं मिला कि किस तरफ चलें, कहाँ चलें, कैसे चलें। तो क्या है कि यह आंदोलन लक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जो भारतीय राजनीतिक दल थे उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया, समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का विरोध किया। ये प्रमुख है, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये कुछ है जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने क्या किया, इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अब इसी बीच इन सब कार्यों के बीच में क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर, ना कि भारत में रहकर, देश से बाहर रहकर भी भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी किया था। सी राजगोपालाचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो क्या थे, पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में विख्यात अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरुणा असफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में विख्यात है स्वतंत्रता आंदोलन की।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में कौन विख्यात है? अरुणा आसफ अली। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिसने आंदोलन काल में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा चैनल की लिंक आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।